Assalamu alaikum everyone. I am making this video to tell you about the budget constraint. We have already discussed with the consumer preferences in the last lecture, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कंज्यूमर की एग्जाम्स क्या हैं और उन एग्जाम्स को देखते हुए उसकी प्रेफरेंसेस किस तरह डिसाइड होती हैं. In order to understand that concept, we talked about the two commodities, food and clothing, and then we talked about that how the preferences takes place and how what is the concept of indifference curve is related, slope and एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेडली. और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रेफरेंसेस जो है वो इस तरह की कमोडिटीज़ की हों जो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो फिर किस तरह का इंडिफरेंस कब नज़र आएगा और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए कैसे होगा, और अगर एक कमोडिटी गुड और एक कमोडिटी बैड हो तो फिर क्यों होगा, कैसा होगा. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह डिफाइन करता है इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को. तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में इसलिए बना रही हूँ ताकि जो आपका जो यूट्यूब के ऊपर जो है ये अपलोडिंग या डाउनलोडिंग वो इतना इशू ना बने. सो आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर 3 में से ही है और इट इज़ अबाउट द बजट कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द बजट कॉन्स्ट्रेंट अगेन वी आर वर्किंग विद के वी हैव टू कमोडिटीज दैट इज फूड एंड क्लोथिंग, वही एफ और सी. ठीक है जी, और उसी का बजट कॉन्स्ट्रेंट बनाएंगे. और हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स से प्राइस ऑफ फूड इज डिफाइंड एज पी एफ एंड प्राइस इज क्लोथिंग इज डिफाइंड बाय पी सी. ठीक है, और जो यूनिट्स जो कंज्यूमर यूज कर रहा है वो फूड के उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और क्लोथिंग के यूनिट्स को सी से रिप्रेजेंट करेंगे. और हम एज्यूम करेंगे तो कंज्यूमर के पास जो इनकम है विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई इज लेट्स से $5,000. ठीक है, अगर इतने $5,000 हों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस होल सिचुएशन इन टर्म ऑफ अ इक्वेशन एंड देन इन टर्म ऑफ अ ग्राफ एंड देन वी आर ट्राइंग टू कंबाइन द टू कॉन्सेप्ट्स टुगेदर व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद, यानी कि बजट कंस्ट्रेंट एंड इंडिफरेंस कर्व. तो अब हम इसकी डिस्कशन के हाउ वी कैन मेक इट. तो अज्यूम करें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, सपोज करें कि जो प्राइस ऑफ फूड है वो है $50 या $50 और जो ये है ये $100 या $100, जो भी आप यूनिट ले लो. सपोज करो रुपीज में ही बात कर लेते हैं. $50 का एक यूनिट फूड आता है, $100 का एक यूनिट क्लोथिंग आती है, 5,000 उस पर्सन की इनकम है या पॉकेट मनी है या बजट है. अब अगर सपोज करो कि इफ दैट पर्सन कंज्यूम ऑल ऑफ हिज इनकम ऑन द कंज्यूमर और कंजम्पशन ऑफ फूड, तो कितने फूड आइटम्स वो ले सकता है, कितने पैसे हैं उसके पास, 5,000 रुपए. कितनी प्राइस है फूड की, 50. इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 100. इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमिंग ऑल द इनकम ऑन द फूड ही विल बी एबल टू गेट 100 यूनिट्स ऑफ फूड. ओके, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि वो सारे 5,000 रुपए जो है वो क्लोथिंग पे खर्च कर दे तो कितने यूनिट्स लेगा, तो आप कहोगे 50. ठीक है जी, ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया. अब इसी चीज को अगर मैं सपोज करो कि ग्राफ की शक्ल दे दूं, सो इन ऑर्डर टू मेक ग्राफ आई टेक फूड हेयर एंड आई टेक क्लोथिंग हेयर. राइट, सपोज कर लो कि ये है 50 और ये है 100. ठीक है, और ये है 50 और ये है 100. So once I start with this number, I say if he is consuming all of his income on food items, so he will be able to get how many units, 100. So look at the food line. Food line पे clothing 0 है. So if he is consuming all of his income on food, so he will not be consuming at clothing. So how much food he can afford, ये वाला नंबर. और अगर वो सारे पैसे जो है क्लोथिंग पे, तो कौन सा नंबर, वो ये वाला नंबर. जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन आती है, इस लाइन को हम कहते हैं बजट लाइन. ठीक है, अब बजट लाइन हो क्या रही है, बजट लाइन क्या कह रही है, बेसिकली देखो बजट लाइन जो है वो बेसिकली बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, ये सारे कॉम्बिनेशंस है. इस पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर बेसिकली वो ये देख रहा है कि given that he has only 5,000 rupees, how much unit of food he can buy and how much units of clothing he buy. If we talk about this point A, this point is reflecting that if he's consuming all of his money on clothing, so this is the maximum clothing he can get. And this point reflects that if he's consuming all of his money on food, this is the maximum food he can eat. But if suppose he wants, suppose this is point B. So but suppose now he thinks of consuming some amount of food and some of क्लोथिंग, तो क्या होगा, सपोज वो ए से बी पे मूव करता है, बी तो वहां पे है, सी पे मूव कर, सी भी नहीं लेते, डी पे मूव करता है. तो डी पे मूव करता है तो वो यहाँ पर है. सो दिस मीन्स के ही एक्चुअली इज एडिंग सम फूड. सो इन ऑर्डर टू ऐड द फूड डेफिनेटली ही हैज टू रिड्यूस क्लोथिंग. दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ. व्हाई इट इज सो, बिकॉज ही हैज फिक्स्ड इनकम. if he is
कंज्यूमिंग ऑल ऑफ हिज इनकम ऑन फूड क्लोथिंग, तो वो 50 यूनिट्स ले सकता है. लेकिन अगर ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू फूड नाउ, तो ही कैन गेट सम अमाउंट ऑफ फूड at the cost of clothing. So that's why this the different combination actually tells you कि this is for example ये जो point है D E F कह दो से, ये F point F भी नहीं G कह देते. G point के ऊपर क्या है कि वो इतनी फूड ले, यानी कितना फूड ले, ये वाला फूड ले और इतनी क्लोथिंग ले, तो उसके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे. सो अगर मैं इस वाली लाइन को बगैर मैं इसके दोबारा से बनाऊं, सो आई वुड हैव फूड एंड आई वुड हैव क्लोथिंग एंड आई वुड हैव अ लाइन. तो ये क्या पॉइंट है? ऑल क्लोथिंग. ये क्या पॉइंट है? ऑल फूड. और ये क्या पॉइंट है? वो सारे कॉम्बिनेशन जिसमें फूड एंड क्लोथिंग को वो ज्यादा एंजॉय कर रहा है. जितना ज्यादा वो इस पॉइंट से नीचे है, वो फूड को ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है और क्लोथिंग कम. जितना ज्यादा वो ऊपर है, यहाँ पे वो फूड कम ले रहा है और क्लोथिंग ज्यादा ले रहा है. और कोई पॉइंट अगर वो इसके नीचे ले रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके सारे पैसे कंज्यूम नहीं हो रहे. ही इज गेटिंग दिस मच ऑफ फूड एंड क्लोथिंग एंड ही स्टिल लेफ्ट विद हिज सम मनी. और ये वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बियॉन्ड द लिमिट्स है. उसके जितने पैसे हैं उसमें ये अफोर्डेबल नहीं है. सो अफोर्डेबिलिटी इज डिफाइंड ऑन दिस लाइन एंड बिलो दिस लाइन. Okay, so given that we can say that we have the understanding now कि ये line कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी को शो करती है और इसके नीचे की सारा पोर्शन कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी को शो करता है. तो क्या हम इस सारी लाइन को ग्राफ की बजाय इक्वेशन में लिख सकते हैं? Look at this line. This is a straight line. So if we have a straight line, तो how would we write it? तो कैसे लिखेंगे? देखो, if I am saying PF is the price of food and F is the units of food he is buying. Suppose 50 रुपए फूड की प्राइस है और अगर उसने 1 यूनिट बाय किया तो दैट इज 50 into 1 is 50 रुपए. If he is buying 2 units, so it's 100 rupees. If he is buying 3 units, it's 150 rupees. And if he is buying F units, so it is actually equals to 50 F. अगर हम इसी तरीके से PC यानी प्राइस ऑफ क्लोथिंग और C अमाउंट ऑफ क्लोथिंग जो है, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये अमाउंट आती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इनकम है I, उसको किस पे खर्च होना है? उसको फूड पर और क्लोथिंग पर. ठीक है जी. तो ये क्या है? दिस इज अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग. जब हम इनको एडअप करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? इनकम के बराबर. तो ये जो हमारी क्वेश्चन आई है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारी है बजट कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है, ये हमारा अलजेब्रिक बजट कॉन्स्ट्रेंट है. अच्छा, बजट कॉन्स्ट्रेंट है और देखो ये स्ट्रेट लाइन है. इसकी जो स्लोप होती है, इसकी जो स्लोप है वो होती है जी माइनस ऑफ PF ओवर P. ओके, सो ये हमारी बजट लाइन क्लियर हो गई, इसकी स्लोप क्लियर हो गई. लेट मी मेक इट अगेन. सो वी हैव दिस food and this is clothing and this is as a budget line which has slope minus of PF. नीचे जो x एक्सिस पे होता है वो ऊपर होता है और y एक्सिस पे नीचे होता है. अच्छा, ये जो इंटरसेप्ट होता है ना इसका, आप ये देखो इंटरसेप्ट क्या, ये फूड इंटरसेप्ट है. अगर मैं इक्वेशन को दोबारा बनाऊं तो ये है PF into F प्लस PC into C. सो फूड इंटरसेप्ट के लिए क्लोथिंग को आप जीरो करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इन I इज इक्वल्स टू PF into F. और F की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी I ओवर PF. तो वो कहाँ पर आती है? ये इंटरसेप्ट होता है, ये है I ओवर PF. और इसी तरीके से ये जो पॉइंट है ये आएगा I ओवर PC. तो अगर आप ये देखो तो ये जो है ना आपके इंटरसेप्ट हैं. I जो है, I को MB कहते हैं, MB रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये आपके पास तीनों चीजें आ गई, इसके इंटरसेप्ट आ गए, इसकी फूड ये आ गई. अब आप देखें कि अगर ये जो लाइन है ये किस पे बेस कर रही है? ये अपने 3 चीजों पे बेस कर रही है. 3 चीजों पे. देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन दिस लाइन. व्हाट इज? PF, PC एंड I. इनमें से कुछ भी चेंज हो जाए, चेंज इन PF, चेंज इन PC एंड चेंज इन I, ये इस लाइन को इफेक्ट करेगा. कैसे इफेक्ट करेगा? यहाँ पे देखें कि अगर I चेंज होता है तो I जो है वो यहाँ पर नहीं है. इट्स नॉट इन द स्लोप थिंग, इट इज ओनली हेयर, इट इज ओनली हेयर. सो सपोज I इंक्रीज करता है तो ये जो एलिमेंट है ये बढ़ाएगा तो ये पॉइंट इंक्रीज करेगा. सपोज ये पॉइंट इंक्रीज करके यहाँ आ जाता है, सिमिलरली ये पॉइंट इंक्रीज करके यहाँ आ जाएगा. तो इवेंचुअली क्या होगा कि पूरी लाइन शिफ्ट होके ऊपर चली जाएगी. तो इसका क्या मतलब है? कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ I के इंक्रीज करने से the increase in I implies shift
of budget line upwards. ठीक है जी. तो इसी तरीके से अगर I डिक्रीज करेगा तो दिस इंप्लाइज शिफ्ट ऑफ बजट लाइन डाउनवर्ड्स. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, तो ये तो हमारे पास आ गया फूड एंड क्लोथिंग budget line. It will shift up if I increases and it will shift down if I decreases. ये हो गया. उसके बाद अगर देखें दोबारा से, अगर हम देखें इस वाली इक्वेशन को, तो यू कैन सी कि यहाँ पर देखो, अब हम वी आर टॉकिंग नाउ ऑफ पीएफ की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो पीएफ क्या चीज है? पीएफ ये है, कहाँ पे पड़ा हुआ है? पीएफ इज राइट हियर, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा. ठीक है जी, ये है. और कहाँ पड़ा हुआ है? एक ये पड़ा हुआ है. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि अगर पीएफ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? दिस इंटरसेप्ट विल गो डाउन. ठीक है जी. तो क्या हुआ? अब मैं लेट मी शो यू दैट व्हाट विल हैपन टू द बजट लाइन वंस पीएफ इंक्रीजेस. पहला केस हमने डिस्कस कर लिया इनकम का. दूसरा केस है पीएफ के इंक्रीज या डिक्रीज होने से. तो लेट्स से अगर पीएफ इंक्रीज होता है, मैं सिर्फ पीएफ के इंक्रीज की बात करूंगी, डिक्रीज आप खुद सोचो. तो यहाँ पर आएगा फूड एंड यहाँ पर है क्लोथिंग, और ये है आपकी इक्वेशन आई ओवर पीएफ. पीएफ इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है ये जो इंटरसेप्ट है ये डिक्रीज हो जाएगा और ये इस तरह होगा. सो दिस इज कॉल्ड टिल्ट. ठीक है. सो व्हाट आई से, इंक्रीज इन पीएफ क्या होगा इसका? इंक्रीज इन पीएफ रिजल्ट्स इन टिल्ट ऑफ बजट लाइन डाउनवर्ड. ठीक है. इसी तरह से पीएफ के डिक्रीज होने से ये टिल्ट अप हो जाएगी. इसी तरीके से क्लोथिंग की प्राइस जो है इंक्रीज या डिक्रीज करने से टिल्ट अप या टिल्ट डाउन होगा. याद रखें, जब भी किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होती है तो आपकी फिजिबिलिटी बढ़ जाती है. जब फिजिबिलिटी बढ़ जाती है तो अफोर्डेबिलिटी रीजन बढ़ जाता है. व्हाट इज अफोर्डेबिलिटी रीजन? ऑल द रीजन ऑन द बजट लाइन एंड बिलो द बजट लाइन. तो ये देखो, जब फूड की प्राइस इंक्रीज हुई तो ये अफोर्डेबिलिटी रीजन कम हो गया, और जब फूड की प्राइस डिक्रीज हुई तो ये अफोर्डेबिलिटी रीजन ज्यादा हो गया. सेम इज हैपनिंग विद क्लोथिंग. नाउ वी आर डन विद द बजट लाइन एज वेल. उसकी सारी डिटेल्स है. नाउ दिस इज टाइम टू कंबाइन, बिकॉज व्हाट वी सेड, हमने कहा था कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो विलिंगनेस को शो करता है. ठीक है जी. और बजट लाइन जो है वो एबिलिटी को शो करती है. ठीक है. और ये दोनों वर्ड आपके फेमिलियर वर्ड्स है, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर हमने एक दफा एबिलिटी को शो करता है, यहाँ पे मैं लिख दूं एबिलिटी. ठीक है जी. तो आपको अगर याद होगा ये दो वर्ड्स हम एक पहले भी यूज करते रहे, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी. और वो कौन सी जगह थी? वो जगह थी जहां पर हम डिमांड को हमने स्टार्ट किया था, और हमने कहा था कि डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ विलिंगनेस एंड एबिलिटी. और मैंने इसको क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर किसी चीज में दोनों में से एक एलिमेंट भी मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं बन सकता. तो नाउ वी हैव प्रैक्टिकली सीन व्हाट इज द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ विलिंगनेस एंड व्हाट इज द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ एबिलिटी. उसको हमने थ्योरी में समझ लिया है. तो लेट्स कंबाइन देम टुगेदर एंड सी हाउ द डिमांड टेक प्लेस. तो लेट मी मेक the two things together, the food thing and the clothing. ये हमारी है बजट लाइन, ये पड़े हुए हमारे इंडिफरेंस कर्व्स. सॉरी, ये इंटरसेक्टिंग नहीं बनना चाहिए, तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि नॉन इंटरसेक्टिंग बनाऊं, या क्योंकि इसमें ट्रांजिटिविटी एक्सियम वायलेट हो जाता है, रिमेंबर. ओके. Now you see that food and clothing are the normal goods. So as far as the consumer is able to move above and above, getting the higher indifference curve, he is able to get higher utility, and he prefers to have it because consumer objective हमने शुरू में बताया था क्या होता है. consumer का objective क्या होता है? maximization of utility. और वो bound किससे होता है? constraint उसने क्या face किया होता है? constraint है उसका budget. तो वो यूटिलिटी को तो मैक्सिमाइज करना चाहता है. मतलब इफ आई टॉक अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर, ही मे लाइक टू हैव दिस वन, he would prefer this one, the highest one, but can he do it? That is the question. No, he cannot, because he does not have ability. You cannot go beyond your budget constraint. Then I ask question that is it able for him to get this utility level? You will say yes, because there are 2 points which are within the budget line and there are many points which is under the budget line. So all these combination within these 2 points are affordable. But is he willing to get it? No,
because this is the indifference curve which is not maximizing the utility. The objective is not satisfied. So somewhere constraint is violated and somewhere objective is violated. So we have to choose a point at which both are going together, and this is nothing but this one जो कि मैंने थोड़ा सा खराब बनाया हुआ है, but this actually is the one. ये मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ. This is the one which actually serve both the purpose. It is the maximum utility and it also is the point where the budget line is contingent upon it, यानी टच कर रही है. So इसका क्या मतलब हुआ? What we finally concluded, conclusion is that we are looking for a point at which there is tangency between, tangent समझते हैं ना, tangent between budget line and indifference curve. And what is that point? This point is point E. अच्छा, तो फिर मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि फर्दर क्या समझना है. तो अब ये हमने बजट कॉन्स्ट्रेंट और इसको कंबाइन कर लिया. मैं इसको फिर से अलग से बनाती हूँ, ठीक है जी, ताकि हमें एक क्लियर क्लीन पिक्चर नजर आए. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं इस पॉइंट को. किसको कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इट्स अ पॉइंट, इट इज द कमोडिटी कॉम्बिनेशन बंडल. कमोडिटी कौन कौन सी चल रही है यहाँ पे? फूड एंड क्लोथिंग. कॉम्बिनेशन at which budget line touches indifference curve, यानी इसका टेंजेंट होगा. ये देखो, ये वाला, ये फूड है, ये क्लोथिंग है, ये हमारी लाइन है, और ये वो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कौन सा? ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल है. ऑप्टिमल कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन. यहाँ पे मिलियन ऑफ कॉम्बिनेशन है ये सारी लाइन पे, मगर उनमें से ऑप्टिमल कौन सा है? वो कॉम्बिनेशन जिससे कि यूटिलिटी मैक्सिमम होती है. और वो कौन सा है? वो ये एफ स्टार है, और सी जो है वो सी स्टार है. तो हम क्या कहेंगे? एफ स्टार. देखो मैंने एफ को पहले क्यों लिखा? क्योंकि एफ एक्स एक्सिस पे था. सी स्टार ये वो कॉम्बिनेशन है जो कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज भी कर रहा है और अफोर्डेबल भी है. क्यों अफोर्डेबल? क्यों है? क्योंकि बजट लाइन के ऊपर है. ठीक है. अच्छा, अब इसकी खास बात क्या है? इसकी दो तीन खास बातें हैं. पहली बात देखो कि ये एक लाइन है और ये एक कर्व है, ठीक है, और ये एक दूसरे पे टेंजेंट है. याद रखें, जब भी कोई दो ग्राफ आपस में एक दूसरे एक पॉइंट पे टेंजेंट होते हैं ना, तो उस पॉइंट पर उन दोनों ग्राफ की स्लोप बराबर होती है. अब स्लोप किस कौन कौन से हैं? एक है बजट लाइन. तो बजट लाइन स्लोप उसकी क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन हमने पहले बताई थी, वो थी माइनस ऑफ पी एफ ओवर पी सी. ठीक है. और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या होती है? ये आप याद कर लो, क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है, वो मैं नहीं दिखाना चाहती आपको. इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है माइनस ऑफ एम यू एफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एफ ओवर एम यू सी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ clothing. So once we have equilibrium, that point is that point where these slopes are equal. So if the slopes are equal, so let's insert these values. Slope of indifference curve is equals to slope of budget line. So what do we have? Minus of FUF over MUC equals minus of PF over PC. So if I continue with this, what speciality this equation has? We can cancel out this minus sign altogether, and then what we'll have, it is MUF over MUC is equals to PF over PC. So what is our first explanation we'll attach with it? The first explanation is, it is a point at which ratio of marginal utilities is equals to ratio of price. ये हमारी पहली कंडीशन बन गई इक्विलिब्रियम के लिए. अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीशफल करूं, so you will see I'll get another thing. So let's reshuffle it. What I'll do, I will take this PF down and I will take this MUC up. So if I do it, MUF over PF equals MUC over PC is the equation. Now what special we have about this equation? So in order to understand it, I'll take some numbers. So the numbers are, suppose, let me take some space. Okay, so the numbers are, suppose करो कि MUF जो है, and I hope that everybody understand what is MUF. MUF is the marginal utility of food
यानी कि what additional utility you derive once you consume an additional unit of food, and MUC is the marginal utility of clothing, which means that additional utility you derive once you are consuming one more unit of clothing. तो एंड प्राइसेस आप अंडरस्टैंड करते हो. अच्छा, अब ये देखो क्या कि सपोज करो कि ये मेरे पास है 15, ठीक है, MUF है 15 और ये है जी 3, और ये सपोज कर लें कि ये है 10 और ये है 2. अब MUF की जगह मैंने लिखा 15 और FPF की जगह लिखा 3. तो हाउ वुड आई एक्सप्लेन दिस एक्सप्रेशन? आई से इफ द पर्सन इज गिवन if the person is having $3, he is able to enjoy 15 units of marginal utility from these $3. Similarly, this expression says that the person is getting 10 units of marginal utility from these $2. अच्छा, मैं इसको अगर डिवाइड कर लूं तो I'll get what? It will be 5 and it will be 5. They both are equal. As I'm saying that both should be equal, so I made intentionally those numbers which are giving me an equal answer. So what I'll do, rather than writing, I'll write 1 and 1 इसके नीचे, जो कि इससे फर्क नहीं करेगा. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसकी सिंपली आंसर ये है कि हाउ मच $1 is able to give the consumer 5 units of marginal utility from food, and $1 of giving the consumer 5 units of marginal utility from clothing. So we can say it's per dollar marginal utility from food, and this is per dollar marginal utility from clothing. And here we go with the second condition which we have for the equilibrium. And what is that? The answer to this is equilibrium is a situation where per dollar marginal utility from each product is same. ये दूसरी कंडीशन आ गई, ठीक है. अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कमोडिटीज 1 हो, 2 हो या 15 हो. कंडीशन क्या होनी? इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर ये कंडीशन होल्ड करेगी. और इस कंडीशन को होल्ड करने का क्या मतलब है? दैट मस्ट बी अ पॉइंट वेयर यू हैव अ टेंजेंसी बिटवीन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व. अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास स्लाइड्स की क्या सिचुएशन है. वी आर डन विद दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन मैंने करवा दी आपको. ये डेटा आप खुद देख सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. उसके बाद ये बजट कॉन्स्ट्रेंट और इसकी ये इक्वेशन. उसके बाद आगे चलते हैं. ये शिफ्ट्स इनकम की वजह से, ये टिल्ट्स प्राइसेस की वजह से, और फिर ये कंज्यूमर का चॉइस पॉइंट. कंज्यूमर चॉइस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ. ओके, और यहाँ पे ये देखो MRS की वैल्यू दी हुई है, मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल कॉस्ट, और फिर ये यहाँ पे टेंजेंसी को डिफरेंट पॉइंट्स पे शो किया हुआ है. ये आपने पढ़नी भी नहीं है 3.3, क्योंकि ये इसकी एप्लीकेशन है, वो हम नहीं करवा रहे. उसके बाद यहाँ ये कॉर्नर सोल्यूशन में भी आपको बताती हूँ क्या होता है. और ये रहने दीजिए, कंज्यूमर चॉइस को रहने दीजिए, ये वाला भी रहने दें. रिवील प्रेफरेंस हम इसमें शामिल नहीं करते, ये सारा कुछ नहीं शामिल करना आपने. और उसके बाद ये भी ज़रूरत नहीं है, मैथ्स आप नहीं कर रहे, ये भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी नहीं करवा रहे, ठीक है जी. और ये भी नहीं, नॉट दिस वन, ये भी नहीं. मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, and that's it. So actually we are done with this chapter, and only thing, one thing is left. Let me tell you what is left. So हमने जितना सारा कुछ कर लिया है, I hope that is clear. जो चीजें रह गई हैं, let me go with the explanation of those so that I can wind up with this slide as well, with this presentation, not slide. Here we go. बहुत गंदी line. This one. So let's move on. Okay. अब क्या रह गया? Now we have to discuss about two things. One, equilibrium of consumer, जो कि हो चुका है, और दूसरा है कॉर्नर सोल्यूशन. ठीक है. सो मैं आपके सामने दोनों सिचुएशंस बनाती हूँ. यहाँ पे है फूड, यहाँ पर है क्लोथिंग, यहाँ पर है इंडिफरेंस कर्व. वो सारी कहानी आपको पता है, मैं रिपीट नहीं कर रही. और ये है आपकी वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंसी होल्ड करती है. और इस पॉइंट की खास बात क्या होती है? इसकी होती है जी MUF ओवर MUC इक्वल्स
P ऑफ F ओवर P ऑफ C, यानी इक्वल होती हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। ये है आपका इक्विलिब्रियम कन्वेंशनल। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कॉर्नर सोल्यूशन। कॉर्नर समझते हो ना, ये कॉर्नर है, यहाँ पे सोल्यूशन आ गया, यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। इस कॉर्नर पे क्या चल रहा है, इस पे सारा फूड चल रहा है, यानी कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कुछ इस तरह डिफाइन है कि ही वांट्स टू कंज्यूम एंटायर ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। और अगर यहाँ कॉर्नर सोल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन इन विच कंज्यूमर वांट्स टू गेट ऑल क्लोथिंग फ्रॉम द मनी इज हैविंग। फाइन, तो अगर इस तरह का सोल्यूशन आए तो क्या क्या कहानी होगी, कुछ इस तरह की कहानी होगी। ठीक है, ये है कॉर्नर सोल्यूशन फॉर फूड, यानी दिस कंज्यूमर वांट्स टू हैव ऑल फूड। अच्छा, इसकी खास बात क्या होगी, इसकी खास बात ये होगी कि इसके ऊपर मैं अब ग्राफिकली इसको पोर्ट्रेट नहीं कर सकती, आप स्लाइड देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसकी खास बात ये है कि इसके ऊपर स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नॉट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी ये जो कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है ना, MUF ओवर MUC, इट इज नॉट इक्वल्स टू PF ओवर PC। ठीक है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर जो है he is optimizing only taking food. So this is a kind of situation in which consumers find it really important to go for food only. Maybe वो बहुत गरीब है, maybe उसके पास पैसे नहीं है enough कि he can go for clothing. So he is not able to optimize in a way. It's not optimization. Optimization is a point where there is a tangency. He is not able to get tangency. So ये is called corner solution. So corner solutions भी exist करते हैं दुनिया में, इसलिए हमें उसको ग्राफिकली वी शुड, हमारी थ्योरी में हर तरह की बिहेवियर की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। सो कॉर्नर सोल्यूशन इज वन ऑफ द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द रियल लाइफ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर आई विल टॉक अबाउट कि ये इक्विलिब्रियम तो हमने कर लिया है, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम, और वो कौन सी हैं, चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ फूड एंड चेंज इन प्राइस ऑफ क्लोथिंग। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, इक्विलिब्रियम में तो चेंज हो गई, लेकिन एक होगा इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व, और एंजल कर्व और डिमांड कर्व। ठीक है जी, और फिर हम बात करेंगे जी स्लास्की की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लास्की इक्वेशन, स्लास्की इक्वेशन जिसके अंदर इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात होगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ कहाँ पर होगा, ये होगा चैप्टर नंबर 4 में, जो कि मैं अपलोड करूंगी। और आई विल टॉक अबाउट योर असाइनमेंट एंड अबाउट योर क्विज इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और वो मैं आपको वहां पे बताऊंगी कि आपने ये मुझे कब देना है क्विज और असाइनमेंट। थैंक यू।